हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार करें। पहला है, मुगल शासक में औरंगजेब ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तीसरा है, जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में दिखने लगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1707 में। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1600 में। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा हासिल कर लिया। दूसरा है, इजाज़तनामे का मतलब यह होता है कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तीसरा है, इस चार्टर के सहारे कोई भी कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी। वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। चौथा है, यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों से आने से रोक सकती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल चौथा कथन असत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर
उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अगला प्रश्न है, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री निम्नलिखित में से किस देश का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। दूसरा है, भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तीसरा है, इस समय में पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकत्ता गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना। दूसरा है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फरमान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक शाही आदेश। फरमान एक शाही आदेश था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1651 में। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। दूसरा है, नवाबों ने कंपनी के सिक्के ढालने के लिए अधिकार तो दिया परंतु कंपनी को किलेबंदी को रोक दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसने अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की भी स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानजनित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से पलाश के फूल का रंग कैसा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल। इस जगह को पलाशी, यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। दूसरा है, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तीसरा है, इस युद्ध में मीर जाफर को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सत्य है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला के हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें।
पहला है, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का मूल उद्देश्य था बंगाल के नवाबों को हटाकर शासन करना। दूसरा है, यह युद्ध जीतने के बाद कंपनी ने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया। तीसरा है, कंपनी को एहसास होने लगा कि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। चौथा है, कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों के दिखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन असत्य है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध 1764 में किनके बीच हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। दूसरा है, बंगाल के दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सेना लाने की ज़रूरत नहीं रही। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण में लागत उठा सकती थी। अगला प्रश्न है, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तब उसकी उम्र डैश थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्लाइव के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। दूसरा है, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। तीसरा है, क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा तो भ्रष्टाचार के जुर्म में ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। चौथा है, क्लाइव ने भ्रष्टाचार के आरोपों के 1774 में आत्महत्या कर ली। कोड का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,02 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेलेजली। जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासत को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा है, इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक संधि का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। तीसरा है, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अगला प्रश्न है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। दूसरा है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तीसरा है, टीपू सुल्तान ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। कोड का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है। हैदर अली और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।
अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मैसूर और अंग्रेज के बीच 4 युद्ध। दूसरा है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के दोनों बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। तीसरा है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अगला प्रश्न है, मराठा के राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख कौन होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेशवा। सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, मराठों का दिल्ली पर शासन करने का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। दूसरा है, मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। तीसरा है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा युद्ध अंग्रेज मराठों के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा को कहाँ पेंशन पर भेज दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर।
एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी कंपनी की नीतियों में दिखाई देती रही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। जब अंग्रेजों ने कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। अगला प्रश्न है, कथन है कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कारण है कंपनी को भय था कि रूस उत्तरी पश्चिमी हिस्सों से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंग्रेजों ने पंजाब को कब अधिग्रहण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1849 में। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डलहौजी के विलय नीति के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियायतें सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत को सबसे पहले विलय नीति के तहत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतारा। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियायतें सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर का विलय 1852 में, सतारा का विलय 1848 में, झांसी का विलय 1854 में और नागपुर का विलय 1853 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। दूसरा है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। तीसरा है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बंगाल में सही ढंग से शासन न चलाने के आरोप लगाते हुए ब्रिटिश संसद वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड बर्के। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या देते थे। इन भिन्नताओं को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। दूसरा है, N.G. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। उपर्युक्त का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा। दोनों ही कथन असत्य नहीं है, ये दोनों ही सही दिया हुआ है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B.
हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।